नमस्कार, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। मेरे साथ मौजूद हैं योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि काफी वोकल हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि मेरा पहला सवाल यही है, 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। क्या बीजेपी का 10 कदम दिखेगा? कदम तो एक ही है, वो जनता के साथ का है। और 10 मार्च को जब आप देखेंगे तो जो हम लोग ने कहा है और जनता के माध्यम से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार जो बनेगी वो 300 प्लस की बनेगी। तो ये हम लोग का रहेगा। और उसके बाद हम लोग की जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग और आगे तेजी से लेके जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो जनता को सेवा करने का जो 5 साल का हम लोग को मौका मिला, वो 5 साल और मिलेगा तो उनकी सेवा और करते रहेंगे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही ये सरकार चली है, जो मोदी जी का मंत्र है। मुद्दों पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि हिंदुत्व पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को मारा था। देखिए, कांग्रेस ने समय समय पर, और इसमें अन्य लोग हैं, उनके नेता हैं, दिग्विजय सिंह है, चिदम्बरम है, ऐसे करके अन्य नेता हैं जिन्होंने हिंदू को एक प्रकार से आतंकवादी या टेररिस्ट ब्रांड करने का प्रयास किया है। अब वही राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू या हिंदुत्व समझ ही नहीं आया कि हिंदुत्व है क्या। और हिंदुत्व का वो वर्ड वो फिर टेररिज्म से जोड़ने का करना प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है वो उसी दिशा में है कि हिंदुत्व का मतलब टेररिज्म है और कुछ नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है, धर्म की राजनीति करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो धर्म को समझते नहीं है और उनको आज तक नहीं समझ आया कि हिंदू और हिंदुत्व है क्या। उनको हिंदू होने का ही मतलब नहीं समझ आया तो वो हिंदुत्व क्या समझेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। 20% कौन है? 20% वो है जो तुष्टिकरण करते हैं, 20% वो है जो भूमाफियागिरी करते हैं, वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो 20% है। और उस 20% की जो सुरक्षा है या उसकी गारंटी लेने के लिए होड़ लगी हुई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी भी आके जुड़ गई है कि मैं भी हूं ना, वो भी आके जुड़ गए हैं। और उसी तरह से मायावती जी कुछ कोशिश में है जीवित होने के लिए, मगर वो भी इसी होड़ में आ जाती है। मायावती जी सक्रिय नहीं है आजकल, इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? ये देखिए, मायावती जी सक्रिय है नहीं है, उससे हम क्यों सोचें नुकसान या फायदा। हमारा तो काम है कि हम चुनाव में हैं और जीत तोड़ के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत करके चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी नीतियों, अपने सिद्धांतों के और अपना 5 साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड पे चुनाव कर रहे हैं। चलिए, आप विकास के एजेंडे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्वास भी है इस एजेंडे पर, लेकिन पाकिस्तान का जिन्ना का जिक्र अब बार बार आ रहा है। वो तो जिसने किया उन्हीं से पूछना चाहिए जी। हमने तो जिन्ना का जिक्र नहीं किया, ना पाकिस्तान के किया, क्योंकि वो सोचते हैं। और यही आ गया फिर आपने जो 20% पूछा ना, यही तुष्टीकरण है। वो जिन्ना और पाकिस्तान के माध्यम से सोचते हैं कि हम तुष्टीकरण कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के हिमायती हैं। ये जो गलत सोच उनकी बढ़ी हुई है, वो भूल जाते हैं वो भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में। वो तो ये कह रहे हैं कि हम विकास की बातें कर रहे हैं, हम असल में बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, और साथ ही आप तो एक लाल पोटली भी लेकर आए थे, अन्न प्रतिज्ञा ले रहे थे, कहते कि किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम करके दिखाएंगे। देखिए, पहले तो आ जाते हैं बिजली पे। जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूटने लगते हैं तो झुंझुना और लॉलीपॉप दिखाना शुरू कर दिया है। अरे आपको भी तो 5 साल थे, क्यों नहीं फ्री दे दिया? क्या कारण था कि किसानों को आपने फ्री नहीं दिया, उनके ऊपर बकाया चढ़ गया बिजली का, जिसको हमें माफ करना पड़ा। आप किसान की बात करते हैं तो आप बताएंगे किसान के लिए जो 36,000 करोड़ का ऋण छोड़ के गए थे उसको हम लोग को क्यों माफ करना पड़ा? गन्ना किसान का आपने भुगतान क्यों नहीं किया? 12,500 करोड़ हम लोग ने भुगतान किया। इतना ही प्रेम था आपको
किसानों से और गन्ना किसान, क्योंकि पश्चिमी का चुनाव है, ये तो बता दें कि आपने गन्ना किसानों को कितना रिकॉर्ड पेमेंट करी है। हम लोगों ने 1,55,000 करोड़ उनको दिया है, जबकि आप लोगों ने 90,000 करोड़ दिया था, और वो भी 90,000 करोड़ में आपने 12,500 करोड़ उनको नहीं दिया। किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, कामों को भी आप गिना रहे हैं, लेकिन चूंकि किसान आपको लगता है बड़ा फैक्टर है, नुकसान देगा, चूंकि अब जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत यह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कर ले उन लोग, वो एक राजनीति है उनकी, उनके पास। और मैं आज आपको कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, जयंत चौधरी आज भी पछता रहे हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है। और तभी आप लोग ऑफर दे रहे हो उन्हें? मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा हूं उनको, ना ऑफर दे रहा हूं, मगर उनको ये समझ आएगा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है। जो जाट भाई हैं वो कतई नहीं मुजफ्फरनगर के राइटर्स के साथ वो मिल सकते हैं और उनके साथ वोट डाल सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया, नाराजगी किसानों की खत्म हो गई, डैमेज कंट्रोल हो गया है आपकी तरफ? देखिए, सभी नहीं नाराज थे, उनके फायदे का था, वो विषय खत्म हुआ। और उन लोगों का जो आंदोलन, जो दूसरे थे जिनको हम समझा नहीं पाए, सभी तो नहीं थे, उसमें भी किसानी चल रही थी, खेत खलियान खिल रहे थे, वहां पे भी गन्ना हो या अन्य कोई हो, आपका धान हो या गेहूं हो, उसकी खरीद बम्पर चल रही थी। तो किसान सभी नहीं थे, कुछ हो सकते हैं किसान जो बैठे थे जिनको हम लोग नहीं समझा पाए। मुझे उम्मीद है कि उन लोगों की जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, हम जनता के मुद्दों की बात करें, मुझे लगता है जनता इन्हीं मुद्दों को सुनना भी चाहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली हम लेकर आएंगे, और सिर्फ हम हवा में ये बात नहीं कर रहे हैं, जो वित्त मामलों के जानकार हैं उनसे हमने चर्चा की है और हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। उनको तो वित्त एक ही समझ आता है जो हम लोगों ने कन्नौज में देखा है जी, वही इतर वाला वित्त उनको समझ आता है, दूसरा तो वित्त समझ नहीं आएगा, ना अर्थशास्त्र समझ आएगा। और जहां तक कि रही, अरे जिसने लागू किया वो तो आपके पिताजी थे, उन्होंने जब लागू किया उसके बाद आपकी सरकार बनी, आप मुख्यमंत्री बने, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया? और तीसरी बात, जो आपने एक्सेप्ट किया न्यू पेंशन, उसमें भी पेंशनर्स का जो स्टेट का एक फंड होता है, जो पेंशन अपनी कंट्रीब्यूशन होती है, आपने वो भी नहीं कंट्रीब्यूट करा, वो भी हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ा। और उसको भी जो सरकार का एक पोर्शन सरकार का भी होता है 10%, उसको भी 14% हमने बनाया, आपने तो नहीं बनाया। तो वो सब चीज हमने करी, और आप बात करो पेंशनर्स की, तो ये जो भ्रमित करने का एक प्रयास है और साथ साथ जो झुंझुना घुमाने का जो प्रयास है, वो जनता अच्छी तरह समझती है। क्योंकि मैं प्रयागराज में आज सुबह से लगातार मौजूद हूं, कई लोगों से बातचीत कर रही हूं, महंगाई को लेकर लोगों का कंसर्न है। आपको लगता है मुद्दा है चुनाव में महंगाई? मुझे नहीं दिख रहा है महंगाई कंसर्न हो सकता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। और इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मिलकर 15 करोड़ लोगों को कोरोना 1 जो 2020 में आया था, वो भी मार्च अप्रैल से आज तक फ्री राशन दिया जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो उन लोगों की जो कमियां थी वो पूरी करी जा रही है, जिसमें तेल भी है, चीनी भी है, नमक भी है, मगर वो मुद्दा नहीं है। कंसर्न हो सकता है, ये सबसे मैं बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज का भी काफी चर्चा में रहा है, छात्रों के साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई थी पुलिस की तरफ से, वो तो जो हुआ उसको निंदनीय है, उसकी हमने भ्रष्टाचार करी है, 7 लोगों पे कार्रवाई भी करी है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे करी है। जहां तक कि बेरोजगारी है, तो आप लोग तो समझदार लोग हो, सीएमआई का एक डाटा आता है, पूरे भारत का आता है, उसको जरा उठाइए और पढ़ लीजिए। 2017 का जो फिगर है वो 17.8% है बेरोजगारी, और जो अब आज का है, योगी राज का है राज्य का, वो 4.9%। तो बेरोजगारी घटी है, और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और उसकी मैंने बुकलेट भी छापी है, क्योंकि मेरा ही विभाग उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमने 3 लाख करोड़ का जो एमएसएमई के 90 लाख नए यूनिट्स तो तैयार करे, और उनको हम लोग ने लोन दिया है, और लोन देने के बाद 3 करोड़ के ऊपर लोगों को सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग ने उनको व्यवसाय या उनको हमने स्वावलंबी बनाया। तो ये तो फिगर है, इसीलिए तो कम हो रही है। विरोधी कहते हैं कि आंकड़ों पे मत जाइए, जमीनी हकीकत देखिए। अखिलेश कह रहे हैं 20 लाख से ज्यादा नौकरी हम देंगे।
कांग्रेस कह रही है 10 लाख हम ऐसा है, देंगे। उन्होंने नौकरी खाली एक ही दी है। वो नौकरी एक देते थे कि अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को या अपनी जाति के लोगों को नौकरी दी है, और उसमें भी भ्रष्टाचार खूब करा है। इसके अलावा कोई और नौकरी नहीं दी है। कानून व्यवस्था को लेकर आप काफी दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार ये कहते आए नजर हैं कि बुलडोजर नीति ठीक नहीं है, ठोको नीति ठीक नहीं है। ऐसा है, उनको तकलीफ है जी। और तकलीफ ये है कि जो माफियागिरी करते थे, अवैध काम करते थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला। उन्हीं के सहारे वो अपनी पार्टी को चलाते थे। आज भी उन्हीं के सहारे उन्होंने टिकट का वितरण किया है, क्रिमिनल्स ही दिए हैं, तो उनको तो तकलीफ होगी ना। मगर हमें ये खुशी है कि जो भूमाफिया थे, जिस प्रकार से जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूं, वो अतीक अहमद का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र के अंदर अतीक अहमद की छाती जो उनके घर का है, उसको घर को गिराया, बुलडोजर चला, या मैं कहूं उसी के ऊपर चढ़कर भूमि पूजा भी मुख्यमंत्री से करवाई, और 75 आवास भी बन रहे हैं। आजम खान लेकिन वरिष्ठ नेता है, वो आज जेल में है। कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते आप लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज। अब उन्होंने ऐसी हरकतें करी होंगी तो कोर्ट कोई कानून नहीं काम कर रहा था अखिलेश जी के टाइम पे, मुलायम सिंह जी के टाइम पे, तो क्या करेंगे? उसको राजनीतिक बना देंगे। आप कानून करो, आप कब्जा करो, आप अपनी बाउंड्री बढ़ाते जाओ, कॉलेज खोलो, उसमें बढ़ाते जाओ। किसानों ने कराया, वो किसान हिंदू नहीं है, मुसलमान किसान है, जिन्होंने उन्होंने ये अपना दिया है कि ये हमारी जमीन है जिसके उन्होंने कब्जा किया है। अब उस पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रत्याशी है, जब वो नामांकन भरने जा रहे थे तब पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है, कार्रवाई करती है। वो तो गैंगस्टर है। अब गैंगस्टर को पुलिस ना ले जाए तो आप और हम तो अपने स्टूडियो में आप बिठाने वाले ही नहीं है, क्या बिठाएंगी? तो गैंगस्टर की जगह कहां होनी चाहिए? आपका स्टूडियो नहीं हो सकता ना, मेरा घर हो सकता है, वो तो एक ही जगह होगी, पुलिस स्टेशन। तो पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, ये काफी हद तक सच है, क्योंकि यूपी का जो चुनाव है जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए लड़ा जाता है और जीता भी जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी आपके साथ थे, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। बीजेपी को सांप कह रहे हैं, अपने आप को नेवला कह रहे हैं खत्म कर दूंगा बीजेपी को। वो ठीक है, मेरे साथ हमारे साथ रहे, मेरे बगल में बैठते, हमसे सीनियर भी हैं, मगर जिस प्रकार की शब्दावली कर रहे हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही नहीं है। उनको उसमें ध्यान देना चाहिए। मगर वो कहीं है तो उनकी बेटी हमारे पास ही है। लेकिन वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, 5 उनकी साल बेटी से है ना मेरे देने का काम किया। बेटी उनकी सांसद ही है ना, उनकी बेटी से पूछ लीजिए। आपकी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी कहा था कि बड़े कद के नेता है, रोकना चाहिए था उन्हें। आपको लगता है नुकसान होगा इससे? मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता चीजों को समझती है, और कभी कभी जब पुत्र प्रेम जाग जाता है तो एक बाप ही तो है, उनसे हो गई होगी कोई गलती। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी की हमेशा से लड़ाई थी, अब अंबेडकरवादी भी हमारे साथ आ गए हैं। छोटी छोटी जातियों के दलों को समाजवाद तो समझ लें, लोहियावाद और समाजवाद अखिलेश जी समझ लें, तो ये गुंडावाद और परिवारवाद नहीं आएगा। उन्हें तो परिवारवाद और गुंडावाद समझ आता है, तो ये समाजवाद की कहां से बात कर रहे हैं? जिसे समाजवादी नहीं समझ आता, वो अंबेडकरवाद की क्या बात करेगा? चलिए, पिछड़ों की बात हो गई, दलित की बात हो गई, ब्राह्मण की भी बात कर लेते हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, और हालांकि विरोधी तो खुलकर कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं योगी सरकार से। कितनी सच्चाई इन आरोपों में? नहीं, पहले तो नहीं है, मगर दूसरी बात ये समझे, आपके अपने कोई प्रश्न नहीं, आप तो सब विरोधी वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। विरोधी जो पूछते हैं उसका जवाब देते रहते हैं। मैं अपने सवाल भी पूछ रही हूँ, बेरोजगारी को लेकर, आपको जवाब दे दिया मैंने। मगर जो आपके ब्राह्मणवाद है, वो कोशिश उनकी है कि एक एक सेगमेंट को, एक एक कास्ट को पकड़े और उनके माध्यम से दिखाए कि वो नाराज हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया, पहले ब्राह्मण समाज का करा, वो फेल हो गए, कायस्थ समाज का किया, वो फेल हो गए। इस प्रकार से उन्होंने फिर और ट्राई किया, किसानों के लिए ट्राई किया, वो फेल होते जा रहे हैं। अब उनको लगता है अंबेडकरवाद लगता है, क्योंकि मायावती जी बहुत नहीं है, मगर उनके लोगों को लेकर वो अपने पास आ जाए, तो वो फेल होते जा रहे हैं। ओबीसी के नाम पे उन्होंने ढोल पीटा, वो भूल जाते हैं ओबीसी भी नहीं जाएगा आपके पास। तो ये जितनी भी उनके प्रयास है सब फेल हो रहे हैं। तो ये चुनाव इस दफे जाति आधार पे चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश का। ये अखिलेश जी समझ लेंगे तो उनको बहुत इजी होगा ये चुनाव लड़ना। मेरा सवाल आपसे ये है,
चूंकि राम मंदिर का आप लोग जिक्र कर चुके हैं, घोषणा पत्र में भी शामिल कर चुके हैं, भव्य निर्माण भी अयोध्या में हो रहा है, काशी में कॉरिडोर भी बना है, मथुरा का जिक्र अब आप लोगों की तरफ से आने वाला है और आ ही रहा है इनफैक्ट, तो क्या घोषणा पत्र में मथुरा शामिल होगी? वो तो मैं कह नहीं सकता, जब आएगा तो बताएंगे आपको। मैं तो सरकार का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का तो नहीं हूँ। मैं जब आएगा तो मैं जरूर उसका बताऊंगा आपको, और आना चाहिए। मथुरा को कोई हर्ज लेकर नहीं। सरकार क्या सोच रही है? नहीं, जब सरकार का कोई, हम लोग का कहीं संकल्प पत्र बनता है, उस संकल्प को 100% जमीन पे उतारना सरकार का काम है, वो हम करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अब मथुरा मैं तो की कह रहा बारी हूं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने काशी कॉरिडोर बनाया, हम अयोध्या का कर रहे हैं, अयोध्या कॉरिडोर बना रहे हैं, तो काशी का कॉरिडोर क्यों ना बने? विंध्याचल का कॉरिडोर बना रहे हैं, तो ये बनना चाहिए और अच्छी चीज है। चुनाव प्रचार आप लगातार कर रहे हैं, सुबह से मैं देख रही हूँ आपके लगातार मीटिंग्स थे, बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, किस तरह का फीडबैक आपको मिला है अब तक? मुझे तो दिख रहा है कि जनता का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि हमारी जो नीति है वो विकास की है, और जो माफियागिरी और गुंडागिरी जो यहाँ पे चल रही थी शहर पश्चिमी में विशेष रूप से, वो उसका खात्मा हुआ है, लोग उससे बहुत खुश हैं। आपका अनुमान क्या है, कितनी सीटें बीजेपी के लिए? मैं तो कहा हम लोग 300 के ऊपर जाएंगे। कैसे होगा? सवाल यह है, हरियाणा आप देख लीजिए, झारखंड आप देख लीजिए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, ग्राफ आप लोगों का नीचे गिरता ही गया है, और हरियाणा में तो काफी मशक्कत के बाद आप लोग सरकार। ये प्रश्न में से 2017 में पूछा था जी, हुआ था, तो उसकी कोई चिंता। हमसे यही प्रश्न पूछा था, मायावती और अखिलेश जी आ गए हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, फिर देख लीजिए। उसके पहले भी कहा था कि अखिलेश जी और राहुल गांधी आ गए हैं, दो लड़के आ गए हैं, तो देख लीजिए क्या हुआ। जिसको अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों और अपने कार्यों पे भरोसा है और जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का ट्रस्ट है, वो इस प्रकार के आंकड़े दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आपने हमें वक्त दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह, जो दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आने जा रही है। प्रयागराज से कैमरामैन बैकुंठ के साथ मनोराज सक्सेना, सहारा।